मल कार्यालय के ऊपर हमारे बीच में हमारे साथी हरियाणा प्रदेश के बहुत ही एक जिनका ऊंचा कद है श्रीमान अशोक तंवर जी हमारे बीच में आप सबसे रूबरू होने के लिए आए हैं और आपने अपना कीमती समय निकाला है। आपका बहुत स्वागत है। तो मेरा आग्रह है अशोक जी से कि वो अपनी बात को आप तक पहुंचाएं और उसके बाद जैसा भी कार्यक्रम रहेगा। और एक अपने साथियों के साथ और बात की कहते बतियाने से पहले खाने की बात भी हो जाए, तो इसके बाद आप लोगों का नीचे भोजन का कार्यक्रम भी है। अशोक सभी हमारे मीडिया के साथीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई राजकुमार गोरा जी, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अभी सब देख ही रहे लगातार चुनावी समर में है पूरा हरियाणा, जम्मू कश्मीर भी है, चुनाव चल रहे हैं। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आई, हम सब लोगों का संकल्प है कि फिर दोबारा एक बार मौका हरियाणा की जनता दे, तीसरी बार हम प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार यहाँ पर दें। पिछले दिनों घोषणा पत्र पार्टी का जारी हुआ, सारी बातें आपके सबके सामने हैं कि 14 में जो वायदे हम लोगों ने करे, करीबन 287 वायदे उस समय जनता से हमने किए, वो वायदे भी पूरे करे और उसके साथ साथ जो वायदे नहीं भी किए थे उससे आगे बढ़ करके हम लोगों ने काम किए। 19 में फिर लोगों के बीच में गए, करीबन 250 से ज़्यादा वायदे करके लोगों के बीच में हमने उस समय जनादेश मांगा, लोगों ने फिर जनादेश दिया और आज फिर जो वायदे हमारे संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, क्योंकि उस दिन शीर्ष नेतृत्व भी आया, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने रोहतक से मैनिफेस्टो हमारा रिलीज किया, तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें तो आपके पास हैं। किस तरीके से, चाहे वो हमारी बहनें हो, गृहिणी हो, उनके लिए 2100 रुपये का मासिक प्रावधान वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, वो देंगे। नौजवानों को 2 लाख से ज़्यादा रोजगार की बात है, गरीबों को मकान है, किसानों को आप जब कांग्रेस की सरकार 10 वर्ष पहले से लेकर के और 2004 तक से वो जब शुरू हुई, 5 से शुरू हुई, उनके कार्यकाल में देखिए और हमारे में देखिए तो आपको फर्क महसूस होगा। हर क्षेत्र में 3-3, 4-4 गुना मिनिमम वृद्धि हुई है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आने वाला समय प्रदेश में फिर भाजपा के माध्यम से इस प्रदेश वासियों का 2 करोड़ हमारे 80 लाख जो हरियाणा वासी हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये लगातार कोशिश है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ चुनावी मैदान में है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन हर जगह मिल रहा है। मैं तो उस इलाके से हूँ, अभी चुनाव लोकसभा का पार्टी ने लड़ाया, उस समय और आज में जमीन आसमान का फर्क। अभी विप्लव जी और हम परसों कालावाली कॉन्स्टिट्यूंसी के झोरडरोही गांव में गए थे, तो वो भी देख रहे थे कि भाई कितनी बड़ी संख्या में वो जो लोकसभा का चुनाव था, जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ करके वहां से फंडिंग लेकर के जिस तरीके का दुष्प्रचार उस समय भाजपा के खिलाफ किया गया, आज मैं समझता हूँ कि स्थिति पिछले 3-4 महीने में बिल्कुल उसके उलट है। वही लोग जो विरोध करते थे, आज वही पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बने, ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। लोग बोल भी रहे थे कि जी अब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तो हम पूरी मजबूती से साथ देंगे, और हमें यकीन है कि हमारे जो छोटे मोटे इश्यूज थे वो भी रिजोल्व होंगे, उनका भी समाधान होगा। क्योंकि उस समय क्या दुष्प्रचार था कि भाई ये सरकार किसानों के विरोध में है, ये आरक्षण खत्म कर देगी, ये संविधान बदल देगी। 400 पार जो देश को एक मजबूत राजनीतिक तौर पर स्थिरता के लिए जो जनादेश मांगा था, वो पूरे विपक्ष ने मिलकर के जो इंडिया अलायंस था
उसने उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया, मैं समझता हूँ कि उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। ये भी बात कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, जो इंडिया अलायंस था खासतौर से कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब लोगों को एहसास हो गया कि भैया तो सरकार के आसपास भी नहीं कहीं, और इसलिए जिसकी केंद्र में सरकार हो, हरियाणा का 50 साल का 55 साल का अनुभव यही है जब से हरियाणा बना है कि जिसकी केंद्र में सरकार उसके साथ हरियाणा चलता है, और जब हरियाणा उसके साथ चलता है तभी विकास होता है। आज पूरे हरियाणा में किसी दिशा में भी आप चले जाए, नए नए हाईवे पूरे भारतवर्ष के साथ, चाहे बॉम्बे से लेकर के गुजरात हो, चाहे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, ये जो नए नए हाईवे आए हैं, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, आज फरीदाबाद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा कारण जो सेंटर और स्टेट का तालमेल है वो एक बड़ा कारण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। मोदी जी आ चुके हैं, अमित शाह जी लगातार वो भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ नेता तो सदमे में है कि भाई किसी की टिकट नहीं हुई और किसी की टिकट कटवा दी, या किसी को गुटों के हिसाब से जो है उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। हम तो हमेशा पहले ही कहते थे लोगों को, 2019 में इन्हीं दिनों में हम लोगों ने भी, क्योंकि 5 साल 8 महीने उस समय हमने काम किया, सड़कों के ऊपर संघर्ष किया, पैदल चले, साइकिल पे चले, आप लोग भी, हरियाणा के लोग भी उसके साक्षी हैं। लेकिन जब समय आया तो कुछ लोगों ने फिर दोबारा अपने तंत्र मंत्र लगा के, कौन से तंत्र मंत्र है उनके पास पता नहीं मुझे इस बात का, लेकिन पूरा सिस्टम पे फिर कब्जा कर लिया। वही रिपीट जो टेलीकास्ट है 5 साल बाद, वो फिर दोबारा हमें देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि शैलजा जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया, वैसे तो उन्होंने कभी हमारा तो साथ नहीं दिया था, साथ देते तो मैं समझता हूँ कि आज स्थिति अलग होती, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ अन्याय और अत्याचार हो, हमारी उनके साथ सहानुभूति भी है और हम साथ भी खड़े हैं। और ख़ासतौर से जिस तरीके की अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ है एक विशेष गुट के कांग्रेस के लोगों के माध्यम से, उससे मैं समझता हूँ कि पूरा समाज आक्रोशित भी है। और जो झूठ का प्रचार करके उन्होंने कुछ सीटें हरियाणा में लेने का काम किया, देश में लेने का काम किया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कामयाब होंगे। लोगों को असली चेहरा समझ में भी आ गया है। अभी पीछे राहुल जी अमेरिका गए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उस आरक्षण खत्म करने की, संविधान को ठीक से लागू ना करने की, ये तो कसम जो है वो कांग्रेस के लोगों ने खाई हुई है। राज से नहीं, आज़ादी के समय से ही, वो नेहरू जी के समय का, जब पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी ने उसको कोट किया था तो उनके साथ कर दिया कि भाई हम ये करेंगे, वो तो उनको कोट कर दिया। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, मैं समझता हूँ कि जिसको लेकर के कहीं ना कहीं झूठ, अफवाह, षड्यंत्रकारी पार्टी है तो षड्यंत्र ही करेगी। तो अब लोगों को, क्योंकि अपने भविष्य के प्रति हमें सचेत होकर के, लोकतंत्र है, वोट की ताकत सबसे बड़ी है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये अधिकार हमें, दुनिया में जब अमेरिका के अंदर भी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन जब अधिकार महिलाओं को वोट का भान नहीं था, तब हमारे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से था, किसी भी धर्म से था, किसी भी जाति से था, किसी भी क्षेत्र से था, कोई भी भाषा बोलता था, उसको वोट का सबसे पहले अधिकार दिया। तो वो बाबा साहब की देन। ऐसे में मैं समझता हूँ कि अपने वोट की ताकत, अपने वोट की कीमत, उसको समझ करके सही फैसला फरीदाबाद के लोग भी लेंगे और पूरे हरियाणा के लोग लेंगे, और एक बार फिर साबित करेंगे कि देश मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। 2047 तक का जो लक्ष्य है, अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और उसके लिए मैं सबके सहयोग की कामना करता हूँ। आज कई कार्यक्रम भी है, मुख्यमंत्री जी की भी रैली है और भी है, तो आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद। बाकी आपके सवालों में बहुत सी बातें होंगी। तमन साहब,
आप पहले कांग्रेस के बड़े मजबूत सिपाही रहे, उसके बाद आप पार्टी के भी बड़े मजबूत सिपाही रहे, तब आप उन्हीं की तारीफ बड़ी किया करते थे, आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, आप भी बहुत, ऐसा तो है नहीं, आप ये चैनल अभी आपने क्यों बनाए खुद के चैनल जी, उन चैनलों में आपकी संतुष्टि नहीं हुई होगी, तो इसलिए व्यक्ति कई बार हालात, हम तो कोई चॉइस से तो नहीं, एक व्यक्ति ने 17 साल की उम्र में अगर शुरू किया हो राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से, तो ये तो सोच के नहीं करते कि भाई पार्टी कोई छोड़नी है। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाए, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता जिनकी जो सोच है वो छोटी हो, दिल जिनका बहुत छोटा हो, और वो लोग केवल अपने बारे में सोचते हो। कोई परिवारवाद के बारे में सोचता है, कोई कैसे पैसे कमा ले इसके बारे में सोचता है। आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं, अभी कांग्रेस के जितने बयान आ रहे हैं, कोई कहता है जी एक वोट इतने 50 वोट दे दो, तो फरीदाबाद ने तो कमाल ही कर दिया यहाँ के कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं कि हम इतनी नौकरी दे देंगे। नौकरी तो ऐसे जैसे नौकरियों की मंडी लगा रहे हो। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ऐसी सोच के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कि देश के लिए अच्छा काम कर रही है, और जब देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो सबको समर्थन उसका करना चाहिए। अशोक जी, आप कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ रहे थे और गुलाबी गैंग के षड्यंत्र का शिकार हुए, आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। तो ये जो कुछ षड्यंत्र अब चल रहा है, क्या शैलजा जी को भी कांग्रेस से निकालने का षड्यंत्र नहीं है ये? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, खुददार व्यक्ति है, जो अन्याय और अत्याचार नहीं बर्दाश्त करता, वो उसको रहना ही नहीं चाहिए कांग्रेस में। ये भी बड़ा हौसले का काम होता है कि आप जो है जहाँ गलत हो रहा हो उसको सब कुछ त्याग करके और आप अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लें। तो ये तो उनको सोचना है, और बहुत से लोगों को सोचना है जो वहीं पड़े हैं और जिनके साथ बार बार गलत हो रहा है, बार बार शोषण हो रहा है, बार बार उनको मीठी गोलियां दी जाती हैं, फिर घुमा फिरा करके उन्हीं लोगों को फिर टिकटे पर रोक दी जाती है। ऐसा क्या है? ये हाल तो बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी में बहुत आदमी हम छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ भी स्वाभिमान नहीं है। देखिए, वो भी जा रहे हैं, मतलब स्वाभिमान बीजेपी में देखिए, उदाहरण देखिए, मैं तो कोई बीजेपी में था नहीं उस समय, मैं वही बता रहा हूँ। विपुल गोयल जी की पिछली बार टिकट कटी, पार्टी को लगा कि नहीं भाई इस बार हमें उनको लेकर के आना है, आप कांग्रेस में दिखा दीजिए। इस तरह का उदाहरण कि एक बार आदमी का वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से सारा आकलन करके फैसला होता है। और लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से एक व्यक्ति बार बार वो हो रहा है, हार रहा है, लेकिन फिर भी उसी को आप तवज्जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लंबा जब संघर्ष हो जाता है 20-30 साल, उन लोगों को विचार करना चाहिए। अशोक तंवर ने तो कोई अपने, मेरी तो टिकट नहीं काटी थी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे साथ के जो लोग थे उनके साथ जब गलत हुआ तो हमने छोड़ दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी छोड़, मैं तो उनको 5 साल पहले भी समझाता था कि भैया ये आपका कुछ नहीं करेंगे। आज वो लोगों को पश्चाताप हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये रिपीट टेलीकास्ट जब चलाया तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, वहाँ क्या करना है। क्या सिर्फ जीवन भर वो मजदूरी और गुलामी करते रहेंगे वहाँ पर? पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा जो है लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, जीडीपी कम होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कर्ज में जहाँ तक विकास कार्यों के लिए पैसे लेने की बात है, तो उतना ही मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आए। वो तो चीजों को सिर्फ घोषणा करके छोड़ के चले गए थे। कोई भी प्रोजेक्ट, मैं ऐसे 85 प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ। कल परसों उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बोले हमने न्यूक्लियर प्लांट बना दिया। मैं तो वहां का सांसद था, सिरसा में ही गोरखपुर गांव है फतेहाबाद जिले में, न्यूक्लियर प्लांट की नींव रखी गई थी, लैंड एक्वायर हुई थी, कह रहे हमने बना दिया। सिर्फ उतना ही काम शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट तो अभी और 8-10 साल लगेंगे। वो तो 33,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आप कह दो आपने, हमने लगा दिया जी। वो जब प्रोजेक्ट गिनवाते हैं, हमने ये झाड़ली बनाया, फलाना बनाया, ये थर्मल किया, तो ऐसे अनगिनत जितनी भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकुला में हो, एम्स हो, ये सारे किसने बनाए हैं? जितने और बड़े बड़े हाईवे हैं जिनकी वो आधारशिला ही रखे गए थे, बहुत से तो ऐसे हैं जो बीजेपी के समय में ही शुरू हुए, बीजेपी ने उनको पूरा किया। लेकिन वो तो सिर्फ घोषणा करते थे। एक क्षेत्र को छोड़ दो तो नौकरी भी वहीं, विकास भी वहीं। इसीलिए उसी भेदभाव के चलते मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने उनको नकारने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
तंवर साहब, चुनावों का दौर है, तमाम पार्टियां नारे देती हैं। हुड्डा साहब ने भी एक नारा दिया है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। इस नारे को किस और देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा में आपको हाफ मिली, अब हरियाणा की जनता कह रही है हम कर दो माफ। तो हरियाणा की जनता तो पीछे छुड़ाएगी इनसे, क्योंकि असली जो चेहरा है वो सबके सामने है, आज से नहीं आ रहा। लोगों ने जब उनका 10 वर्ष में चेहरा पढ़ लिया था, पूरी कांग्रेस को देख लिया था, उसी के बाद तो रिजेक्ट किया, 15 सीटों पे आ गए थे। वो तो हमारे जैसे लोगों का संघर्ष था, मेहनत करी थी। 14 से 19 का दौर, आप तो सारे यूट्यूब और पता नहीं कितना सोशल मीडिया चलाते हैं, उस दौर में उनका देख लीजिए कि कंट्रीब्यूशन क्या है लड़ाई लड़ने के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। उन लोगों ने कहाँ लड़ाई लड़ी? संघर्ष, विधानसभा का घेराव हम करते थे, सड़कों पे प्रदर्शन हम करते थे, लड़ाई हम लड़ते थे, संगठन जितना भी था उसका निर्माण हमने किया। वो 31 सीटें तो हमारी थी। मैं तो 1 हफ्ते पहले ही आचार संहिता लगने के हटा था। उन्होंने तो टिकटें गड़बड़ कर दी थी बांटने में। उनका रोल क्या है? ये तो सरकार पिछली बार आ जाती। अशोक जी, कांग्रेस 67 से 31 तक आई, ये जो सफर रहा कांग्रेस का, ये कहाँ मानते हैं आप? यहाँ पे हुड्डा की कमी रही है या कांग्रेस की कमी रही है? कहाँ कमी रही जो कांग्रेस लूज करती चली गई? और साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मतलब कौन कौन उल्लू इसमें शामिल है? सारे ही सबकी गड़बड़ी थी। एक व्यक्ति की गड़बड़ी से थोड़ा होता है, ये तो सारा सिस्टम ही पूरा अंदर से जो है खराब हो चुका है। अगर आप कांग्रेस रूपी शरीर को उसका ऑपरेशन करके थिएटर में ले जाओ, ऑपरेशन थिएटर में देखोगे तो दिल भी खराब, गुर्दे भी खराब, किडनी भी खराब, लीवर भी खराब, सब कुछ बुरा हाल है। आपका इशारा कि राहुल गांधी की तरफ तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ पूरे सिस्टम के ऊपर मेरा इशारा है। तो ऐसे ही जो है जिसका सब कुछ सड़ गया हो, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई मौका भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और को प्रदेश की जनता को देना चाहिए। तंवर जी, विपक्ष बार बार कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है वो कांग्रेस का पूरा कॉपी करके किया है। वो कह रहे हैं हमने वो घोषणा पहले ही कर दी थी, उसके बाद भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वही घोषणा डाल दी। जो लोग दूसरे की आंसर शीट पे अपनी आंसर शीट लगा ले, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने 5 साल मेहनत करी। जैसे होता है ना, एग्जाम दे रहे हैं तो एक ऊपर वो लगता है पुराने टाइम, आप तो मुझे नहीं पता एग्जाम दिए लंबा टाइम। पुराने टाइम में एक वो होता है जिसमें आप अपना भरते थे पूरा, और वो हटा करके फिर एक कोडिंग होती थी। तो आंसर शीट तो मेरी थी और ऊपर जो है किसी ने अपना नाम लिख लिया। तो ऐसे ही जो है लोग अगर ये कहें कि भाई ये हमारा है, वो जो खुद ही नकल मारते हो वो ये कहें कि हमने अपनी अकल से बनाया, ये तो कमाल की बात है। ये तो सारी चीजें देखिए, बहुत सी चीजें तो आपको समान मिलेंगी। जो बातें करेंगे वो कौन सा वो ऐसे कोई बहुत बड़े चाणक्य हो गए कि भाई कोई नई चीज वो लिखेंगे। हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको। अगर 2014 में 287 वायदे पूरे किए, 19 में फिर लेकर के आए 250 से ऊपर, वो फिर पूरे करे, तो उसमें कुछ नया ऐड ही करेंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें कोई चमत्कारी बातें लिखी हो, और बाकी तो जनता रिजेक्ट कर देगी। फरीदाबाद की क्या स्थिति मान रहे हैं सर? फरीदाबाद हो चाहे, मैं समझता हूं कि कल मैं वहां था सोनीपत में, खरखोदा। तो जो पुराना रोहतक जिला है उसमें 14 सीटें पड़ती हैं, 4 झज्जर की, 4 रोहतक की और 6 सोनीपत की। पिछली बार वहां पर कांग्रेस की 11 सीटें थी, उससे पिछली बार भी बड़ी मात्रा में सीटें थी। 2004 से लेकर के 5 से लेकर के लगातार वो लोग जिता रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि 4 बार जीतने के बाद उन कैंडिडेटों की इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उन कैंडिडेट्स की बता रहा हूं मैं जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, कि इस बार उन 14 में से मुझे लगता है कि रिवर्स रिजल्ट होगा। 11 सीटें 12 सीटें, हो सकता है 1-2 इंडिपेंडेंट कोई जीते, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसी तरीके से फरीदाबाद का मामला है। लोगों को जब पता चल गया कि भाई ये तो आने वाले टाइम में जिसका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही कहता हूं मैं 5000 नौकरी दूंगा, कोई कह रहा है जी मैं खास हूं, मेरा तो तुम्हारे से डबल शेयर हो जाएगा। तो ऐसे में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपने आप को ऐसे राज से बचाने का काम करेंगे। लोगों ने पहले भी राज देखा हुआ किस तरीके से ये
लोगों को बांटते हैं, कैसे हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया है। हालांकि हम तो हमेशा जो जलाने वाले थे उनके खिलाफ ही खड़े रहे कि भाई हरियाणा मत जलाओ, हरियाणा को मत बांटो। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद पलवल में पूरे इस संसदीय क्षेत्र में भी कोई, पहले ही यहाँ बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, और इस चुनाव से मैं समझता हूँ कि और मजबूत होकर के सर, विधानसभा चुनावों के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज फरीदाबाद में है, नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में है। 2019 में एक संकल्प पत्र आपने जारी किया था, जिसमें 5100 रुपए पेंशन का वादा किया था और 3000 रुपए मिल रही है। लोगों को जो कहना है, फिलहाल हुड्डा जी कहते हैं 6000 पेंशन देंगे और 500 रुपए